नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आज हमारे संस्थान के पूर्व स्टूडेंट डॉक्टर संतोष धुर्वे जी यहाँ पर आए हैं। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं लगातार सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म में मैं हमारे संस्थान से जो बच्चे वर्तमान में या पहले हो, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो चयनित होते हैं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के समक्ष लाता हूं और उनके सारे अनुभवों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच में आज होली के समय हमारे डॉक्टर साहब की छुट्टी हुई थी, जो कि अब लगभग समाप्त हो चुकी है, और आज वो हमारे संस्थान में आकर हमारे जो एमसीआई संस्थान में सारे गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ में ही जो बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान किया। तो हम उनके साथ कुछ एमसीआई के जो अनुभव और उनके जो मेडिकल कॉलेज के जो अनुभव, उन सारे अनुभवों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। आपका भी धन्यवाद सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप अपना पूरा परिचय बताइए सबसे पहले लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष धुर्वे है। मैं ग्राम सुनार खपा पोस्ट गोंडीगौला का रहने वाला हूँ, जो बैतूल से 15 किलोमीटर पड़ता है, 12वीं रोड पर जी। मैं यहाँ एमसीआई संस्थान में 2017-18 में आया था कोचिंग करने के लिए। 17 से 18, 19 के फर्स्ट मंथ तक कि मैं यहाँ रहा, मतलब 2 साल। उसके बाद मेरा चयन अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास में हो गया था, तो मैं देवास चला गया था। अच्छा, अभी ये बताइए कि आपका जो डॉक्टरी लाइफ कैसा चल रहा है? अभी तो अच्छा चल रहा है। अभी आप कौन से ईयर में हो? मैं प्री फाइनल ईयर। अच्छा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप उस समय जब एमसीआई संस्थान में पढ़ते थे तो आपकी जो टाइम टेबल और जो पढ़ने का जो तरीका आप साझा करोगे, तो निश्चित तौर से जो बच्चे अभी वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 4 मई को, तो आपका जो अनुभव है उनको काम आए। तो आपने किस प्रकार तैयारी की थी उस समय? उस समय तो मैं कुछ टाइम घर से अप डाउन करता था जी। तो वो टाइम वेस्ट होता था, इस वजह से मैं रूम से रहने लगा बैतूल में यहाँ पर जी। फिर रूम में मैं अकेले रहता था जी। रूम का अपना खाना वाना भी खुद ही बनाता था, कपड़े धोना जी। साथ में सारा काम करना। उसके बाद फिर कोचिंग आता था और सुबह कोचिंग स्टार्ट हो जाती थी 8:30-9 बजे तक के, और कभी कभी वो टाइम पे होता था कि सर जल्दी बुला लेते थे हमको। जी। कभी सुबह 6:30-7 बजे भी एक्स्ट्रा क्लास रहती थी, क्लासेस। और मतलब जो सब्जेक्ट वगैरह हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इस पर कितना समय देते थे, और जो सेल्फ स्टडी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनका करने किस प्रकार आप सॉल्व करते थे? सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम देना ही पड़ता था, हम लोग भी देते थे। कोचिंग के बाद बीच में भी छुट्टी होती थी तो हम बैठते थे, दोस्तों के साथ पूछते थे, जैसे मुझसे नहीं बन रहा है तो मैंने साइड वाले या अपने जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनसे पूछते थे। उसके बाद रूम जाके भी जो पढ़ाया है, जिस दिन पढ़ाया है उस दिन का जितना सिलेबस है उसको हम रिवीजन करते थे घर जाके, रूम जाके। अच्छा, आपका जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, जैसे अपन 12वीं तक की जो पढ़ाई की है, वो कौन से स्कूल से रही? मेरी सबसे पहले तो प्राइमरी तक मैं गांव में पढ़ा, ग्राम सुनार खापा में। उसके बाद मिडिल स्कूल 6वीं से 8वीं तक मैं गांव के पास में गोंडीगौला में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद मेरा चयन उत्कृष्ट विद्यालय के लिए हो गया था सर जी। उत्कृष्ट विद्यालय तो 9th से 12th तक, 9वीं से 12वीं में उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल में पढ़ा। और अच्छी बात यह है कि मेरा छात्रावास में हो गया था, उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावास में। तो 4 साल में छात्रावास में रहा। छात्रावास के बाद फिर मेरे बड़े भैया थे तो उनके द्वारा फिर मेरा एडमिशन यहाँ हुआ आपके संस्थान में, एमसीआई में। तो मैं एमसीआई में 2 साल रहा, अपनी मेहनत की, अपनी पढ़ाई की, और सर लोग का साथ रहा, संपर्क रहा, और उनके संपर्क से, उनके मार्गदर्शन से फिर मेरा चयन अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जो आप पढ़ते थे
उस समय क्या होता, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जो आपके जो भाई साहब आपके जो भाई साहब हैं बहुत मेहनत करते थे आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते थे कि संतोष का चयन नीट में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो उस समय जो समस्याएं आती थी, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जब समस्याएं आती है तो अपने लक्ष्य से भाग जाते हैं। लेकिन आप उस समय भी, हम लोगों को मालूम है, चूँकि हम लोग तो आपके टीचर्स रहे हैं, बिल्कुल, और आपने बहुत स्ट्रगल किया है। और उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को किसी कारणवश हासिल नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि आपने अगर कुछ काम करना सोचा है, आपका अगर कोई लक्ष्य है, तो समस्याएं आएगी। या आप मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, या आप लॉ के फील्ड में हो, आप किसी भी पढ़ाई को कर रहे हो, समस्याएं है, आपको समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने काम से भागना नहीं है, आपको अपने काम पे ध्यान देना, चाहे कैसी भी समस्या हो, तभी आप अपने लक्ष्य पे सफल हो सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप अभी वर्तमान में स्टूडेंट है ना? यस सर। MBBS स्टूडेंट है। यस सर। अब जैसे मैं जब MBBS की पढ़ाई कर रहा था, यस, उस समय से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और आप सोचो कि अभी आप मेडिकल कॉलेज में हो, वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, MD MS DM, है ना? और वो उनके पास 1 मिनट का समय नहीं रहता है, और आप डॉक्टर ध्रुव को देख सकते हैं कि स्टूडेंट रहते हुए आप लोगों को कैसे टीच किया, तो कैसा फील होता है? सर से तो बड़ा मैं इंस्पायर होता हूँ। हमारे आदर्श भी है, हमारे नहीं सभी युवाओं के लिए एक कोहिनूर है सर। और मैं मिला तो मैं रियली बता रहा हूँ कि सर की जिस तरह की पर्सनालिटी है, जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह मोटिवेट करते हैं, मैंने पर्सनली अपने लाइफ में नहीं देखा इस तरह। मैं यहाँ आके जो चीज़ें देखा सर के अंदर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सर जो बात बोल रहे हैं कि मेडिकल फील्ड वाले के पास टाइम नहीं, हाँ ये बात है, टाइम नहीं रहता, लेकिन अगर अपने काम से थोड़ा समय निकाल के अगर वो समाज के लिए या स्टूडेंट के लिए दे, तो मुझे लगता है समय निकाल सकते हैं, टाइम है। नहीं मतलब क्या होता, सारे लोग कमाई के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, और मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं तो उसी प्रोफेशन से हूँ, आज भी यहाँ पर एजुकेशन हेल्थ दोनों देखता हूँ। यस। बट हमारे लिए डॉक्टर बनना, हमारे लिए सक्सेस हासिल करना और दूसरे को सक्सेस तक पहुँचाना, आप डॉक्टर ध्रुव से क्या सीखना चाहते हैं? सर इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जैसे सर की बात करें तो सर सक्सेस तो हुए ही, लेकिन उन्होंने अपने जैसे और कई डॉक्टर तैयार किए। ये एक फ़र्क मुझे नज़र आता है जी। आधुनिक समय में जो डॉक्टर्स लोग हैं, मैं तो लगातार सोशल एक्टिविटीज़ में भी रहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा ज़िला, हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब जिम्मेदारियां उनके पास आती है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियों से भागते हैं। सर मुझे लगता है कि अगर इस समाज ने आपको इतना कुछ दिया है, आज समाज के साथ से समाज के अगर हमारे इस आदिवासी इसमें बात करें तो समाज का आरक्षण लेके अगर आप इतने पद तक पहुँचे हो, बड़े बने हो, किसी पद पे हो, तो आपका ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समाज की ओर मुड़ के देखें, आप समाज के लिए काम करें, समय निकाल के बच्चों को मोटिवेट करें, है ना? उनके लिए अपने से जो होता है वो मदद करना चाहिए, मुझे लगता है। जैसे आप भविष्य में जब एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, अब तो लगभग लास्ट ईयर ही रह गया आपका, यस। तो समाज के बच्चों के लिए, क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या करना चाहोगे आप? सर मैं स्पेशली आदिवासी बच्चों के लिए मैं शिक्षा के लिए कार्य करना चाहूँगा जी। मेरा प्रोफेशन से हट के समय निकाल के मैं उनके बीच जाऊँगा, उनको मोटिवेट करूँगा, हो सके तो फाइनेंशियली भी उन्हें मदद करना चाहूँगा। करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा समाज सक्षम बनेगा। और अभी जैसे आप कभी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आप जैसे छुट्टी पर आते हो तो कहीं समय मिलता है तो अपने आसपास के बच्चों से मुलाकात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि मैं कोविड के टाइम पे छुट्टी थी तो मैं बच्चों को फ्री पढ़ाता था, प्राइमरी बच्चों को गांव में। मैं अपने गांव में क्लासेस लगाता था
कुछ टाइम मैंने स्कूल में भी पढ़ाया, प्राइमरी स्कूल में। जी। तो बिल्कुल मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैं टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। मैं खुद से बोलता हूँ कि कुछ पूछना है या कुछ समस्या है तो आओ मेरे से मिलो, मुझसे पूछो, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो मुझे भी अच्छा लगता है ये सब करके। अच्छा, ये बताइए कि जो वैसे तो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, ठीक है, यस। उस समाज के बहुत सारे जो बच्चे हैं, माता पिता की जागरूकता की कमी के कारण पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों को और उन माता पिताओं को शिक्षा की ओर आगे बढ़ने के लिए आप क्या मतलब सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव ये है सर कि माता पिता को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा स्कूल जा रहा कि नहीं, स्कूल में भी जाके देखे कि पढ़ाई हो रही कि नहीं, बच्चा पढ़ रहा कि नहीं। कई अच्छा ग्रामीण क्षेत्र में कई बार सर होता है कि बच्चा घर से निकल गया, स्कूल ही नहीं पहुंचा। तो माता पिताओं से मैं यही कहूँगा कि आप बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, बच्चों को अपना देखते रहे कि पढ़ रहा है कि नहीं, और उन पे नज़र रखें। जैसा कि आपने बहुत ही शानदार मतलब जो संदेश हैं, मतलब इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो आगे अपना बेहतर भविष्य बना सकें, ऐसा आप मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे जो समाज के जो युवा हैं, जो दिनों दिन कहीं ना कहीं नशा की गिरफ्त में जकड़े जा रहे हैं, यस। तो उन्हें ऐसी इस नशा से दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना फोकस एक जगह रखिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दें। समस्याएं आती है जाती है, अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य सोचा है, तो आप उसके लिए अडिग रहिए जी। तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त करते हो। रही बात नशे की, तो ये गलत चीज़ें हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए भी बहुत गलत है। तो आप बिल्कुल नशे पत्ते से दूर रहे, इन चीज़ों का आप किनारा करिए और अपने काम पे ध्यान दें। और युवाओं से एक और बात कहना चाहूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं हुई, तो आप आप जो कर सकते हैं उस लेवल का आप काम ढूंढिए। आप व्यवसाय के क्षेत्र में जाइए, आप कोई बिजनेस करिए। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक घर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, है ना, एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए आप काम करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब जैसे आपको यदि कोई पूछता है कि जो एमसीआई संस्थान में हमारे जो बच्चे हैं उनको एडमिशन दिलाना है, तो वैसे तो क्या होता है कि बहुत सारे संस्थान चलते हैं, यस। लेकिन अगर आप मेडिटेक में अपने बच्चों को पढ़ाइए, किसी पेरेंट्स को आप सजेशन दोगे तो क्यों देना चाहेंगे? सर पहली बात तो यहाँ माहौल जो है एक अपनापन है सर। जी। यहाँ शिष्य और गुरु, टीचर और बच्चों के बीच में, है ना, एक अपनापन है। सर मोटिवेट करते हैं। और तो और एक बड़ी बात है कि फाइनेंशियली अगर कोई बच्चा स्ट्रांग नहीं है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो सर कई हद तक फ़ीस माफ़ करते हैं और अपने से हेल्प करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल एमसीआई संस्थान में अपने बच्चों को भेजिए और उनका भविष्य बनाइए। यहाँ पर जो पढ़ाई के साथ साथ जो अनुशासन और जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अनुशासन है, क्वालिटी एजुकेशन है और प्रॉपर टेस्ट होते हैं। अभी तो ये टाइम एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तो टेस्ट सीरीज भी चालू है और सर सामने रख के ये चीज़ें करवाते हैं और रिज़ल्ट बेहतर निकलता है। क्योंकि मैं तो पिछले जब से आया हूँ तब से लेकर अभी मैं भी संपर्क में हूँ, सर के वीडियोज़ देखते रहता हूँ, तो बहुत अच्छा संस्थान है। अच्छा, जैसे कभी आप कहीं पे खड़े हो और मेडिटेक के बारे में और यहाँ के जो शिक्षकों के बारे में जब चर्चाएं चलती हैं, तो आपको सुनकर कैसा लगता है? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एमसीआई बैतूल ज़िले में, सर मैं रियली बता रहा हूँ, बैतूल ज़िले में एमसीआई संस्थान ने जिस तरह का काम किया है, मुझे और कोई संस्थान नहीं दिखता, खासकर मेडिकल की फील्ड में। मेडिकल के साथ इंजीनियरिंग के बच्चे निकले यहाँ, पीएटी के निकले, आईसीआर के निकले हैं, नर्सिंग के निकले हैं, नर्सिंग के कई स्टूडेंट हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के हर एक कॉलेज में यहाँ के स्टूडेंट है जी। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा संस्थान है जी। और शिक्षा की तरफ लगातार कार्य कर अंत में एक ही क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जिस प्रकार हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, यस, और वहाँ के सारे जितने भी जो रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं की बदौलत जो हमको जो अधिकार मिले हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं।
तो समाज के उन सक्सेसफुल लोगों को समाज की ओर, पे बैक टू सोसाइटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, यस समाज की ओर पीछे मुड़ के क्यों देखना चाहिए। मतलब जो लोग सक्सेस हो गए हैं यस यस उनको समाज के जो गिरे तबके, जो कमज़ोर, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, किसी कारण बस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए उनको हाथ क्यों बढ़ाना चाहिए। सर इसके लिए तो आपने 2-3 बातें कही। एक तो समाज, एक संस्कृति, और जो बच्चे दबे पिछड़े उनके लिए। मुझे लगता है सर कि अगर मैं या कोई भी बंदा इस समाज से उठ के अगर कोई बड़े पद तक पहुंचा है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं समाज की ओर जाऊं, जी मैं समाज की तरफ पीछे जाके देखूं और वहाँ के बच्चों को मैं मोटिवेट करूं, उनको शिक्षा के लिए मैं उनके लिए काम करूं फाइनेंशियली। जी और दूसरी चीज़ संस्कृति की बात है, तो मुझे लगता है सर हम आदिवासी है, तो हमारा कल्चर बड़ा डीप कल्चर है जी और संस्कृति को बचाना है। तीज त्यौहार है, पहनावा है, बोली भाषा है, इसको बचाने के लिए भी काम करना चाहिए। जी, तभी हमारे अधिकार हाँ, संरक्षित रहेंगे। अधिकार संरक्षित रहेंगे। और एक आर्टिकल भी है जहाँ तक मुझे याद आ रहा, 343, जो कि आदिवासियों के लिए कि वो अपनी संस्कृति, बोली भाषा, पहनावा को बचा के रखे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऑफिशियल है। तो मुझे लगता है संस्कृति की ओर मुड़ना चाहिए और जितने तीज त्यौहार है उनको परंपरागत से मनाना चाहिए जी, और उनको बचाए रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और सारे जितने भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या सर देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखो आज कितनी मेरे लिए तो गर्व का विषय है, क्योंकि आज एक मेरा स्टूडेंट, जब मैं उस समय MBBS की पढ़ाई कर रहा था, और आज जो मेरा स्टूडेंट जो डॉक्टर साहब डॉक्टर संतोष ध्रुवे जी, आज दोनों का जो वीडियो आप देख रहे हैं, दोनों MBBS एक ही रैंक वाले हैं। मैं सीनियर हूँ, वो जूनियर हैं, लेकिन लगभग समकक्ष में हैं। बड़ी खुशी होती है, और सारे लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आप जिस भी काबिल हो अपने स्तर से, जहाँ जो भी बच्चे ऐसे अपने प्रतिभावान बच्चे मिले, उनकी मदद करना चाहिए, अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि हमारे एक घर के सुधरने से पूरा गांव नहीं सुधरने वाला है। हमको एक एक को मार्गदर्शन देना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। और आज आप हमारे जो डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, ये MCI की क्या बोलना चाहिए शान है, और ये रिज़ल्ट है, ये परिणाम है हमारे संस्थान की। ये एविडेंस है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। ऐसे कई अनगिनत वीडियोस, पोस्ट हम सोशल मीडिया में डालते रहते हैं, ताकि हमारी हमारे जो कार्य हैं, जो कार्य के जो सकारात्मक परिणाम हैं, इनको पूरी दुनिया देखें। और इसी उद्देश्य से हम लगातार बच्चों के साथ संवाद करते हैं, और उनसे भी जानते हैं कि उनके कहीं यहाँ से पढ़कर कुछ विचारधारा कहीं उनकी चेंज तो नहीं है। अगर चेंज है तो वो भी आपके सामने लाते हैं, और जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे विचारधारा को फॉलो करते हैं, क्योंकि बड़ी खुशी होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने आप सभी के समक्ष बताया। और डॉक्टर साहब एक बार पुनः, जैसे कि आपके माता पिता अब कैसा फील करते हैं जब डॉक्टर लगभग बन ही गए। अच्छा लगता है, बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ाया लिखाया तो आज यहाँ पहुँचे हैं, अच्छा लगता है उन्हें भी। जी, तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आने वाले समय में, बहुत धन्यवाद सर, आने वाले समय में बहुत अच्छे डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें और हमेशा समाज की मदद के लिए तत्पर रहें। और MCI में ज़रूर आएँ, और MCI आपका संस्थान है। MCI से हमारा बहुत पहले से लगाव जुड़ाव है। बिल्कुल, हम जब भी आते हैं छुट्टी में तो MCI जरूर अभी आते वर्तमान में जो हमारे संस्थान में 25 मार्च से जो आपके छोटे भाई जूनियर से जो बनेंगे डॉक्टर्स, उनके लिए हम लोग क्रेश कोर्स चालू कर रहे हैं, जिसमें नीट, नर्सिंग जो फाउंडेशन बैच है, ये जानकारी भी आपके माध्यम से प्रतिभावान बच्चों तक अगर जाएं तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। मेरे संपर्क में जो बच्चे हैं मैं ज़रूर उन तक पहुंचाऊंगा ये। तो एक बार डॉक्टर साहब, डॉक्टर संतोष ध्रुवे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भविष्य के लिए।